गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का क्या अर्थ है। वायुमंडल का अर्थ, मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों तरफ कई हजार किलोमीटर के मोटाई में व्याप्त गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। हमारे जैसे आपको पता होगा कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है ये विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना हुआ है। इसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति के कारण ही इसके साथ टिका हुआ है। यह पृथ्वी का अभिन्न अंग है और पृथ्वी के साथ साथ घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा भी करता रहता है। ठीक है, तो वायुमंडल किसको कहते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहलाता है। अब आता है वायुमंडल की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं, लेकिन सभी के कहने का मतलब एक ही है। सबसे पहले है F.J. मोंकहाउस के शब्दों में। F.J. मोंकहाउस के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। तो F.J. मोंकहाउस क्या कहते हैं, वो यही बात कहते हैं कि वायुमंडल गैसों की एक पतली परत होती है। वायुमंडल क्या है, गैस की एक पतली परत है और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारी पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा है H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल गैसों तथा लटके हुए ठोस और द्रव कणों का एक ऐसा गहरा आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए हैं। तो H.J. क्रिचफील्ड के कहने का मतलब भी यही है कि वायुमंडल किससे बना है, विभिन्न प्रकार की गैसों से बना है, जलवाष्प से बना है तथा धूल कणों से, मतलब गैसें, ठोस और द्रव कणों से मिलकर क्या बना है, हमारा वायुमंडल बना हुआ है और जो पूरी तरीके से चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है। तीसरा है फ्रिंच एवं ट्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के अभिन्न अंग के रूप में गैसों का एक आवरण लिपटा रहता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो सभी विद्वानों ने अपने अपने वायुमंडल से संबंधित अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और सभी के कहने का मतलब एक ही है। अब आगे आता है वायुमंडल की प्रमुख विशेषताएं। वायुमंडल की निम्नलिखित विभिन्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, वायुमंडल जो है उसको हम ना तो उसका कोई रंग है, ना गंध है, ना स्वाद है। ठीक है, तो इसलिए वायु क्या है, वायुमंडल की वायु कैसी है, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ है। दूसरा है पॉइंट है इसमें कि वायुमंडल को हम देख नहीं सकते, वायुमंडल को हम देख नहीं सकते, इसको सिर्फ वायुमंडलीय जो घटनाएं घटित होती हैं उनके द्वारा सिर्फ अनुभव या महसूस कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ओला, वर्षा, तूफान, बादल, तंडित, झंझा, धुंध जैसी जो घटनाएं घटित होती हैं उनके द्वारा हम ये अनुभव लगा सकते हैं कि वायुमंडल की दशा ऐसी है, किस प्रकार की है। तीसरा है, कभी ब्रिटिश भूगोलविद टैली, एक भूगोलविद, ब्रिटिश भूगोलविद था टैली, जिसने 1714 ईस्वी में वायुमंडल की ऊंचाई केवल 75 किलोमीटर निर्धारित की थी। लेकिन जो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान जो थे उन्होंने तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 80,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा माना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वायुमंडल की जो सीमा है वो अनंत है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अंत में अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती है। चौथा पॉइंट है कि भूतल के निकट तो वायु सघन होती है,
लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वायु है, वायुमंडल की वायु हल्की होती जाएगी। ठीक है। 5वां पॉइंट है इसमें, वास्तव में वायुमंडल का कोई ऐसी ऊपरी सीमा तय नहीं हो सकी है जो उसे अंतरिक्ष से अलग करती है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल की कोई अंतिम सीमा नहीं है, एक सीमा रेखा नहीं है कि जो उसको मतलब वायुमंडल और अंतरिक्ष को अलग करती है। लास्ट में ऊपर जाके जो वायुमंडल की लास्ट 5वीं परत है वायुमंडल, वो जाके अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाती है। अगला पॉइंट है इसी में, कुल वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या होती है कि वायु सघन होती जाती है। 8वां पॉइंट इसी में कि वायुमंडल को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। सूर्य से जो सौर किरणें निकलती हैं वो क्या करती हैं? वायुमंडल को गर्म करती हैं, पृथ्वी को गर्म करती हैं पहले, और फिर पृथ्वी से जो विकिरित प्रवेशी जो विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। तो इस प्रकार वायुमंडल को ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। 9वां पॉइंट है इसी में, यह गतिशील, लचीली, संपीड्य तथा प्रसारणीय भी है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है इसी में हमारा वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। संगठन का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय संगठन का अर्थ है कि वायुमंडल किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल हमारा किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? अभी पहले बताया था मैंने कि विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा पाई जाती है अलग अलग, और उसके गैसों के अतिरिक्त या गैसों के साथ साथ इसमें प्रमुख रूप से जलवाष्प और सूक्ष्म धूल कण भी पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की संरचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है वायुमंडल की ये जो गैसें हैं वो किस प्रकार से हैं, कि आयतन के अनुसार शुद्ध शुष्क वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस मिलती है वो है सबसे नंबर 1 पहले नंबर पर है नाइट्रोजन गैस, जो 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन गैस, जो लगभग 21% पाई जाती है। और ये दोनों गैसें ही मिलकर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों ही गैसें मिलकर वायुमंडल के आयतन का लगभग 99% भाग घेरे हुए हैं। और जो शेष 1% जो भाग बच गया उसमें अन्य जो गैसें हैं वो आती हैं। ठीक। अब ये देखो आप, इसमें जो विभिन्न प्रकार की गैसों की मात्रा दिखा रखी है। सबसे पहले है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78.04%। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन गैस, वो पाई जाती है 20.94%, लगभग 21%। तीसरे नंबर पर है आर्गन, जो पाई जाती है 0.94%। चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पाई जाती है 0.039%। अगली है हाइड्रोजन 0.01%। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन व ओजोन इत्यादि जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस हैं वो दोनों गैसें ही 99% वायुमंडल के आयतन को घेरे हुए हैं, और शेष 1% अन्य जो गैसें हैं वो इसको प्रभावित करती हैं, इसमें पाई जाती हैं। लेकिन जो 1% जो ये गैसें पाई जाती हैं इनका भी वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये। ठीक। अब आता है हमारा कुछ महत्वपूर्ण गैसों की उपयोगिता। सबसे पहले है ऑक्सीजन गैस। नंबर 1 ऑक्सीजन। जैसे आप सबको ही पता है कि मनुष्य या जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीजन गैस को एक जीवनदायिनी गैस भी माना जाता है। सबसे प्रमुख कार्य तो क्या है इसका, कि ये सांस लेने में हमें ऑक्सीजन मिलती है इससे। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है आग को जलाने में सहायक। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है, इसके बिना हम ऑक्सीजन गैस के बिना आग नहीं जला सकते हैं।
इस प्रकार ऑक्सीजन ऊर्जा का प्रमुख साधन है, वह औद्योगिक सभ्यता का आधार है। और सेलों का जो रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय मतलब जो अपक्षय मतलब चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना, उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन के कारण ही अनेक जो हैं भू आकारों की उत्पत्ति होती है। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। 16 किलोमीटर तक तो ऑक्सीजन पाई जाती है अधिक, और उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाएगी, और लगभग 120 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर इसकी मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। ठीक है, समझ गए ऑक्सीजन गैस क्या है। एक तो ये सांस मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए सांस लेने में आवश्यक है, और दूसरा ये वस्तुओं को जलाने में भी सहायक है। दूसरी गैस है हमारी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करती है। कहने का मतलब है कि जहाँ ऑक्सीजन गैस वस्तुओं को जलाने में सहायक है, वहीं इसके विपरीत नाइट्रोजन गैस का कार्य क्या है कि आग को नियंत्रित करना, कि अगर कोई वस्तु तेज़ी से जल रही है तो उसको नियंत्रण में लाना। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो वस्तुएं इतनी तेज़ी से जलती कि हम उन पर नियंत्रण करना हमारे लिए कठिन होता। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन के अभाव में मनुष्य व जीव जंतुओं के शरीरों के ऊतक भी जलकर नष्ट हो जाते। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो मनुष्य और जीव जंतुओं के शरीर के जो ऊतक हैं ऊपर, वो भी जलकर नष्ट हो जाते। दूसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है नाइट्रोजन गैस का, कि मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रोटीनों का निर्माण करती है, जो पेड़ पौधों में भोजन का अनिवार्य अंग है। इस गैस का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता, और ये गैस वायुमंडल में लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, जिस प्रकार ऑक्सीजन गैस के दो प्रमुख कार्य हैं, उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस के भी दो प्रमुख कार्य हैं। एक तो है आग को नियंत्रण करना, और दूसरा है पेड़ पौधों में भोजन के लिए अनिवार्य अंग है, भोजन का निर्माण करती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में इस गैस की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन इस गैस का भी बहुत महत्व है। जो पौधे हैं उनको जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर वो क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। हमारे जो पेड़ पौधे जो हम उगाते हैं वो या उनको जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। हरे पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर स्टार्च एवं क्या करते हैं, स्टार्च एवं शर्कराओं का निर्माण करते हैं। यह गैस क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रवेशी सौर विकिरण को तो पृथ्वी तक आने देती है, किंतु पृथ्वी से विकिरित होने वाली लंबी तरंगों को बाहर जाने से रोकती है। कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से जो किरणें आती हैं, सौर विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है और पृथ्वी के गर्म होने से जो प्रवेशी किरणें निकलती हैं उनको वो बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, इस लंबी तरंगों को बाहर जाने से रोकती है। इससे पृथ्वी के निकट वायुमंडल का निचला जो भाग है वो गर्म होता है, और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है वो कांच के घर का प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव का अर्थ है कि ये ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जो ठंडे क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए वहाँ के लोग कांच के घर बनाते हैं। किस लिए? क्योंकि कांच जो होता है वो सूर्य की किरणों को तो अपने अंदर आने देता है, लेकिन जो पृथ्वी गर्म होती है उससे जो किरणें निकलती है उनको वो कांच से बाहर नहीं जाने देता है। और इस क्रिया में कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस क्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं।
औद्योगिक क्रांति के बाद जैव ईंधन कौन से, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और गैस, इनके अधिक जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 10% से बढ़ी है, जिससे कि भूमंडलीय ऊष्मन में वृद्धि हुई है। ठीक है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसमें भी वृद्धि होती है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस कारण से बढ़ती है कि जब हम लकड़ी का, कोयले का, पेट्रोल का और विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनका प्रयोग अधिक करते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ जाती है और उसका प्रभाव सीधा हमारे भूमंडलीय ऊष्मा पर पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वर्षा जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड तंतु अम्ल बनाती हैं और चूने की चट्टानों पर पृष्ठ स्थलाकृति की रचना करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये गैस पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, उसके बाद ये लुप्त हो जाती है। चौथी गैस है हमारी ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस का ही एक विशिष्ट रूप है जो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर इसकी मात्रा न्यून हो जाती है। ओजोन गैस का प्रमुख कार्य क्या है कि ओजोन गैस जो है वो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, जिससे कि क्या होती है कि रोकती है, जिससे स्थलमंडल का एक उपयुक्त सीमा से अधिक गर्म नहीं हो पाता। इस प्रकार यह गैस एक छन्नी का कार्य करती है और इसकी अनुपस्थिति में सब कुछ जलकर समाप्त हो जाता है। यदि ओजोन गैस की परत पृथ्वी की रक्षा न करती तो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो पृथ्वी पर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों को पैदा कर देती और ओजोन मुख्यतः धरातल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ओजोन गैस का प्रमुख कार्य क्या है कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है पृथ्वी पर आने से। ठीक है, जिससे कि पृथ्वी आवश्यकता से अधिक गर्म नहीं होती। अगर सूर्य जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो मनुष्य को कैंसर और त्वचा संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो इन सब से ये हमें बचाती है ओजोन किरण गैस। अगला है हमारा गैसों के अतिरिक्त मुख्य तत्व कौन सा है, जलवाष्प। जलवाष्प क्या है, वाष्प वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस है। वायुमंडल में वाष्प के मुख्य स्रोत जलमंडल से वाष्पीकरण तथा पेड़ पौधों व मिट्टी से वाष्पोत्सर्जन है। ऐसा अनुमान है कि प्रति सेकंड 1.60 करोड़ टन जलवाष्प में बदलता रहता है। जलवाष्प कहाँ पर अधिक होते हैं, जिन क्षेत्रों में मतलब जल की मात्रा अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है उन क्षेत्रों में जलवाष्प भी अधिक बनते हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में तापमान कम और जलीय क्षेत्र भी कम होते हैं वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। तो यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में आयतन के हिसाब से यह 4% तक हो जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी मात्रा जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है भूमध्य क्षेत्रों की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट गर्मी अधिक होती है, जलीय क्षेत्र भी अधिक है, इसलिए वहाँ पर जलवाष्प बनने की प्रक्रिया भी अधिक होगी। जबकि ध्रुवों जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो जलवाष्प भी की मात्रा भी कम होती जाएगी। इसी प्रकार ऊंचाई के साथ भी जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। प्राय 9000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, उपयोगिता। वाष्प ही संघनित होकर ओस, कोहरा, धुंध, बादलों का सर्जन करते हैं। धरती पर वर्षा और हिमपात भी इन्हीं के कारण होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ही इंद्रधनुष और प्रभामंडल जैसे मनभाव दृश्य विकसित होते हैं। ठीक है, अगला है इसमें ठोस कण एवं आकस्मिक रेचक।
गैस तथा वाष्प के अतिरिक्त वायु में कुछ सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जिनमें इन सूक्ष्म ठोस कणों में सबसे प्रमुख है धूल कण। ठीक है, ये कण सौर विकिरण का कुछ अंश अवशोषित कर लेते हैं तथा साथ ही सूर्य की किरणों का परावर्तन और प्रकीर्णन करते हैं। और सूर्य के इस परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है। और किरणों के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी के समय आकाश लाल और नीले नारंगी रंग का छटाएं बनती हैं। इन्हीं धूल कणों के कारण ही धुंध तथा धूमकोहरा भी बनता है। वायुमंडल के कुछ आकस्मिक रक्षक और अपद्रव्य भी शामिल होते हैं। इनमें धुएं की कालिख, ज्वालामुखी राख, उल्कापात के कण, समुद्री झाग के बुलबुलों के टुकड़ों से मुक्त हुए ठोस लवण, जीवाणु, बीजाणु तथा पशुशालाओं के पास की वायु में अमोनिया के अंश इत्यादि पदार्थ आते हैं। ठीक है, अब अगला है इसमें हमारा वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला वायु का सारा आवरण केवल एक परत नहीं है, बल्कि इसमें हवा की अनेक सकेंद्रीय परतें हैं जो घनत्व और तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। संरचना मतलब कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार हुई है। तो वायुमंडल की संरचना में केवल एक गैसों का आवरण या परतें ही नहीं है, बल्कि इसमें मतलब गैसों का आवरण ही नहीं है या एक परत से नहीं बना, बल्कि अनेक परतों से मिलकर हमारा वायुमंडल की संरचना हुई है। और जिसमें जो घनत्व और तापमान की दृष्टि से ये परतें अलग अलग पाए जाते हैं। इन परतों में घनत्व और तापमान अलग अलग पाए जाते हैं। भूमंडल से परे हटने के क्रम में वायुमंडल की निम्नलिखित 5 परतें हैं। सबसे पहली और प्रमुख परत है क्षोभ मंडल, जो हमें ये दिखाई दे रही है। ये हमारी कौन सी है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। और भूतल के संपर्क में यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है और जिसका घनत्व सर्वाधिक है। और इसमें वायुमंडल के कुल आणविक तथा गैस भार का 75% सेकेंद्रीय है। क्षोभमंडल की ऊंचाई पर जो है वो भूमध्य रेखा पर तो अधिक है, लगभग 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर वो 8 किलोमीटर पाई जाती है। तो इस प्रकार इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, इस परत में तापमान सामान्यतः घटता रहता है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर तेज संवहनीय धाराएं भी चलती हैं। यही कारण है कि जाड़े की अपेक्षा गर्मी में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक, संवहनीय धाराओं की अधिक सक्रियता के कारण इस परत को प्राय संवहन क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे आप सबको पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो इस प्रकार जो तापमान घटने की जो दर है उसको हम सामान्य तापहास्य दर कहते हैं, कहा जाता है। इस परत में हवाई जहाज की यात्रा में 12 किलोमीटर या 40,000 फुट की ऊंचाई पर यदि पायलट घोषणा करे कि बाहर का तापमान हड्डियों को जमा देने या वाला है, अर्थात 0 से 55 डिग्री सेल्सियस कम है, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। अगला है इसी में क्षोभमंडल में एक प्रमुख जो घटनाएं होती हैं, जो मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं, वो सभी घटनाएं इस मंडल में घटित होती हैं। जैसे आंधी, तूफान, ओला, बादल, बिजली का कड़कना, बारिश का आना, ऋतु संबंधित जो और अन्य घटनाएं हैं, वो सभी घटनाएं किस में घटित होती हैं, क्षोभमंडल में घटित होती हैं। और इस परत की जो ऊपरी सीमा है उस पर जेट धाराएं भी चलती हैं। ठीक है, क्षोभमंडल में ही भारी गैसें, जलवाष्प और धूल कणों, अशुद्धियों एवं आकस्मिक रचकों की अधिकतम मात्रा भी पाई जाती है।
ठीक। दूसरा है इसमें समताप मंडल, लेकिन परत है, लेकिन जो समताप मंडल है परत और जो क्षोभ मंडल जो है उनके बीच में एक सीमा रेखा आती है जो उन दोनों को अलग करती है, उसका नाम है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या है कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की जो निचली सीमा है, उन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा होती है, उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। और यह सीमा रेखा लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी एक परत होती है और इस परत को हम मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है। और इसमें जो तापमान संबंधित, या यूँ कह सकते हैं कि इसमें तापमान का गिरना बंद हो जाता है। और दूसरा साथ ही साथ जो मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित हो रही थी वो सब भी, या संवहनीय जो धाराएं चल रही थी वो सब चलना बंद हो जाती हैं। यह विषम परत की ही मेघों और धूल कणों की अंतिम सीमा है। ठीक है। अब सेकंड है इसमें समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सी सीमा परत आती है? समताप मंडल की परत आती है जो धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। क्षोभ सीमा से परे यह एक संवहनीय रहित परत है जिसमें आंधी, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, धूलकण, जलवाष् आदि जैसी घटनाएं घटित नहीं होती। इसमें केवल क्षणिक जो क्षैतिज हवाएं जो हैं वो चलती हैं, इसलिए यह परत विशाल जेट वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है। दूसरा इसमें क्या है कि इस परत में की मोटाई जो है वो भूमध्य रेखा पर तो कम और ध्रुवों पर अधिक होती है, और कभी कभी तो ध्रुवों पर जो है ये बिल्कुल क्या हो जाती है, लुप्त भी हो जाती है। तीसरा है कि इस परत के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान एक जैसा रहता है, इसलिए इसी वजह से इस परत को हम समताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान एक समान है और तापमान के एक समान होने के कारण ही इस परत को हम समताप मंडल कहा जाता है। इससे ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान फिर क्या हो जाता है, 20 किलोमीटर तक समान है, लेकिन फिर उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस परत में तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। क्षोभ मंडल में क्या था, तापमान घटा था, और समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। इसका कारण यह है कि 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, और वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है, जिससे कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान वृद्धि रुक जाती है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है इसमें कि समताप मंडल में अक्षांशीय ताप वितरण क्षोभ मंडल से भिन्न होता है। यहाँ भूमध्य रेखा पर तो तापमान कितना पाया जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस, और 60 डिग्री अक्षांशों पर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में मेघाच्छादन अधिक होने के कारण यहाँ ध्रुवों की अपेक्षा तापमान कम पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहे जो उल्कापिंड हैं वो समताप मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार समताप मंडल ऊपर के अन्य मंडलों की तरह पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है हमारा मध्य मंडल, लेकिन इससे पहले आती है समताप मंडल की सीमा, जो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने के लिए एक सीमा रेखा होती है जिसको हम समताप सीमा कहते हैं, और जिसमें ओजोन की मात्रा अधिक होती है। इस संक्रमण पेटी में कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल भी दिखाई देते हैं, इसलिए यह पट्टी जो है मुक्ता मेघों की जननी कहलाती है। ठीक है। तीसरी परत है हमारी मध्य मंडल। ये परत समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है वायुमंडल में, और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल परत पाई जाती है। समताप मंडल तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती थी, और मध्य मंडल जो परत है वो वायुमंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। समताप मंडल में तापमान बढ़ा था, और मध्य मंडल में तापमान क्या होगा, ऊंचाई के साथ घटने लग जाएगा या कम होने लग जाएगा।
और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। और वायुमंडल में सबसे कम तापमान जो है वो मध्यम मंडल में ही पाया जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है कि मध्य मंडल में प्रवेशी विकिरण के अवशोषण के लिए जलवाष्प, धूलकण, बादल व ओजोन नहीं है। चौथा पॉइंट है, इस परत में ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में निशादीप्त मेघ दिखाई देते हैं। इन मेघों की उत्पत्ति उल्काओं के विखंडन से प्राप्त धूलकणों के नाभिकों के चारों ओर हिमकणों के एकत्रित होने से होती है। समझ गए क्या होता है इसमें कि ये समताप मंडल के ऊपर की सीमा है, 80 किलोमीटर तक पाई जाती है मुख्य रूप से, और इसमें तापमान कम होने लग जाता है। और वायुमंडल में सबसे कम तापमान इसी परत में पाया जाता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस। मध्यमंडल सीमा जो है वो मध्यमंडल की ऊपरी सीमा है, और ये मध्यमंडल सीमा कहलाती है जो तापमंडल या आयनमंडल और मध्यमंडल को अलग करती है। चौथा पॉइंट है हमारा तापमंडल या आयनमंडल। यह मंडल मध्यमंडल के ऊपर वायुमंडल की चौथी परत है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। वायुमंडल में की चौथी परत कौन सी है? आयनमंडल या तापमंडल है, और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इस मंडल में या इस परत में तापमान जो है वो एक नाटकीय ढंग से क्या करता है? बढ़ने लग जाता है। इसमें तापमान 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, और इसमें जो है यह गैस जो है, इसमें गैसों के कणों के द्वारा तापमान में वृद्धि होने के कारण सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एक्सरे व पैराबैंगनी किरणों के अवशोषण का कारण बनती है। नंबर 3, इतने ऊंचे तापमान पर इस परत में कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ वायु का घनत्व नगण्य है, अतः वह न तो ऊष्मा को धारण कर सकती है और न ही उसका चालन कर सकती है। चौथा है कि तापमान के निचले भाग में स्थित 360 किलोमीटर की मोटी परत को आयनमंडल कहते हैं, और आयनमंडल में विद्यमान गैस के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ठीक है, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये क्या करते हैं कि रेडियो तरंगों को, विद्युत आवेशित कण को आयन कहा जाता है। आयनमंडल में ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है। आयनमंडल क्या करता है? पृथ्वी की ओर से भेजी गई जो रेडियो तरंगें हैं वो परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं, जिससे कि रेडियो प्रसारित होता है। और आयनमंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के भी हमें दर्शन होते हैं। ठीक, अगला के प्रकाश के दर्शन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन की सांद्रता के आधार पर आयनमंडल को 3 परतों में बांटा जाता है। आयनमंडल की भी 3 परतें हैं, डी परत नंबर 1, नंबर 2 ई परत, नंबर 3 एफ परत। नंबर 1 डी परत, यह आयनमंडल की सबसे निचली परत है जो धरातल से 80 से 90 किलोमीटर के बीच स्थित है। इस परत में उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन यह परत मध्य और लघु तरंगों का अवशोषण कर लेती है। दूसरी परत है इसमें ई परत। ई परत की ऊंचाई है 90 से 160 किलोमीटर, और रेडियो के माध्यम से इस तरंगें इस परत से परावर्तित हो जाती हैं। तीसरी है एफ परत। ई परत के ऊपर एफ परत है जो 160 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर व्याप्त है, और इसमें रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तापमंडल और आयनमंडल पृथ्वी को उल्कापिंडों और आकाश में बेकार व परित्यक्त हो गए कृत्रिम उपग्रहों के विरुद्ध सुरक्षित रखता है। लास्ट परत है हमारी बाह्य मंडल। ठीक है,
वायुमंडल की यह पांचवी और अंतिम और सबसे ऊपरी परत है और जो 640 किलोमीटर से ऊपर फैलती है और अंत में ये क्या करती है, अंतरिक्ष में ही विलीन हो जाती है। इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भी पाई जाती हैं। और इस परत में तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। विरल गैसों से निर्मित इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रल अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, समाप्त हो गया ये। तो इसी में थोड़ा सा और है कि वायुमंडल का रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को दो बृहद भागों में बांटते हैं, एक तो सममंडल और एक विषममंडल। सममंडल जो है, सममंडल की ऊंचाई तो 90 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब 90 किलोमीटर तक हमारे कौन कौन सी परतें हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यम मंडल। इसलिए इन परतों को किस में पाए जाते हैं, ये तीनों परतें सममंडल में पाई जाती हैं। और इसमें प्रमुख जो गैसें हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और शेष भाग की रचना आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन व हाइड्रोजन आदि गैसों से भी हुई है। दूसरा है इसमें मंडल है इसका विषम मंडल। विषम मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर से ऊपर मानी जाती है। इसमें कौन सी परतें आती हैं, इसमें हमारी दो परतें कौन सी, एक तो है तापमंडल या आयनमंडल और दूसरी बहिर्मंडल आती हैं। और विषम मंडल में गैसों की 4 विभिन्न परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 आणविक नाइट्रोजन परत। इसमें क्या है कि इसमें नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं और इस परत की ऊंचाई होती है 90 से 200 किलोमीटर। दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अणु पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई होती है 200 से 1100 किलोमीटर तक। तीसरी है हीलियम परत। इसमें हीलियम के अणु पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई होती है 1100 से 3500 किलोमीटर के बीच। चौथा और लास्ट है इसमें आणविक हाइड्रोजन परत। इस परत में हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं, यद्यपि इसकी ऊपरी सीमा की ऊंचाई निश्चित नहीं है, फिर भी इसका विस्तार हम 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं। अंतिम और लास्ट इसमें है वायुमंडल का महत्व। जो चीज़ें हमने सब पढ़ी हैं वो क्या आएंगे, वायुमंडल का महत्व आएगा। नंबर 1, जीवन का अनिवार्य तत्व। जल, स्थल और नभ में रहने वाला कोई भी प्राणी क्या है कि वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए वायुमंडल को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। नंबर 2, ताप संतुलन, कि वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने का काम करती हैं। अगर वायुमंडल में गैसें नहीं होती तो सूर्य से जो किरणें आती हैं या सूर्य की जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी पृथ्वी पर आती है और उसको हम सहन नहीं कर पाते। तो वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो इन जो सूर्य की जो किरणें हैं उनको की अधिकांश मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी पर केवल 35 डिग्री सेल्सियस ही तापमान को आने देती हैं। इस प्रकार वो एक कंबल की भांति काम करती है। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक होता। ठीक है। नंबर 3 है मौसम तथा जलवायु। मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे तापमान, जैसे बादल, वर्षा, ओस, धुंध, आंधी, तूफान, कोहरा, हिमपात आदि जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल में की विभिन्न परतों में ही घटित होती हैं और संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु का पाया जाना भी इसी से संभव है। चौथा है हानिकारक विकिरणों से बचाव, कि वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन गैस है वो सूर्य से आने वाली जो पैराबैनिक किरणें हैं उनसे मानव की रक्षा करता है और मनुष्य व जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। नंबर 5, उल्काओं से रक्षा। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरती हुई उल्काएं वायु के संपर्क में आकर घर्षण पैदा करती हैं और उससे उत्पन्न हुई ऊष्मा में उल्काएं या तो पूरी तरह से जलकर क्या हो जाती हैं, राख हो जाती हैं। नंबर 6, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे आयनमंडल से टकराकर वापस धरती पर लौट आती हैं जिससे दूर संचारण संभव होता है। जो हम टीवी देखते हैं, दूरदर्शन और रेडियो चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, ईमेल चलाते हैं, ये सभी सुविधाएं इसी से संभव हो पाई हैं। लास्ट है इसमें वायुमार्ग। वायुमंडल तीव्र वेग से चलने वाली वायुयानों व जेट विमानों के उड़ान में भी संभव है। ठीक है बेटा,
तो इस प्रकार हमारा वायुमंडल की संरचना और संगठन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ और सेकंड लेसन भी कंप्लीट है। थैंक यू।